हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिव शुक्ला सर सब बच्चों का करता हूं मोस्ट वेलकम एक बार फिर से परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 में। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। फटाफट से ये भी कमेंट्स करके बता दीजिए। वंस अगेन सब बच्चों का मोस्ट वेलकम है आज की इस बेहतरीन क्लास में। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राधा राधा। डियर स्टूडेंट, जय श्री राधा राधा। एक बात ये भी तो बताइए कि जो कुछ भी मैंने अभी तक बोला है वो आपको अच्छे से सुनाई दिया? यस और नो? और ये जो टीवी स्क्रीन यहां पर लगी है ये आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है? यस और नो? प्लीज बच्चों इन सभी चीजों का आंसर करें और इसके बाद अपने सेशन को स्टार्ट करें। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय श्री राधा राधा। हर एक स्टूडेंट से गुड इवनिंग है, नमस्कार है बच्चों। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। और आज का बच्चों जो चैप्टर है वो हमने लिया है विस्टास बुक से। किस बुक से प्यारे बच्चों? विस्टास बुक से, चैप्टर नंबर 3। कौन सा बच्चों? चैप्टर नंबर 3, दैट इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के एक कोने की यात्रा, पृथ्वी के एक छोर की यात्रा कराएंगे आज आपको। और आज का चैप्टर थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगे कि सर जी हम वहीं पहुंच रहे हैं, तब तो इस चैप्टर में आपको मजा आएगी। लेकिन अगर आप इसको केवल लिटरली पढ़ना चाहेंगे तो यह चैप्टर आपको बोरिंग लग सकता है, साथ में चैप्टर आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है। इसलिए चैप्टर के करेक्टर में घुसने की कोशिश करेंगे तो बच्चों आपको यह चैप्टर बहुत ज्यादा बेहतरीन लगेगा। इफ यू आर रेडी फॉर टुडेज क्लास, डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर रेडी फॉर टुडेज क्लास देन गिव मी फायर इमोजी थ्रू द चैट बॉक्स। फटाफट से सारे बच्चे चैट बॉक्स के थ्रू फायर इमोजी शेयर करेंगे, जिससे आपके टीचर को पता चल जाएगा कि सारे स्टूडेंट्स क्लास लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। क्या है बच्चों? रेडी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने बच्चे क्लास लेने के लिए रेडी हैं। किसके थ्रू? फायर इमोजी के थ्रू। गुड इवनिंग बेटी जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सारे बच्चों से गुड इवनिंग है बेटा, हाथ जोड़ करके गुड इवनिंग है बेटा जी, गुड इवनिंग है, नमस्ते है। और सब बच्चों के लिए गुड विशेष है सर की तरफ से। खूब रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। स्पीड में फायर इमोजी आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि क्लास 11th के जो आपके छोटे भाई बहन है ना वो भी बहुत फॉर्म में आ चुके हैं। और जब मैं बोलता हूं फायर इमोजी करो तो भाई इतनी तेज फायर इमोजी करते हैं कि कुछ दिखाई ही नहीं देता चैट बॉक्स में। केवल फायर इमोजी ही आती है। तो क्या आप उनसे पीछे हैं? नो सर, हम उनसे आगे हैं। तो एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि आप हैं क्लास 12th में। किस क्लास में है प्यारे बच्चों? क्लास 12th में। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले रिकैप आप प्रीवियस लेक्चर की बच्चों अगर बात करते हैं, दैट मींस लास्ट क्लास की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो लास्ट क्लास में हमने अपनी फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था बच्चों, दैट वाज इंडिगो। इंडिगो चैप्टर हमने पूरी तरह से स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया था। फिर बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की, सब बिल्कुल बढ़िया था। हिंदी समरी पढ़ ली थी। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है या इस क्लास को जिन्होंने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो बच्चों प्लीज इस क्लास को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चों आज के क्लास की, कि आज के क्लास में सर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर का नेम आपको बता दें बेटा जी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये हमारा चैप्टर होगा आज की क्लास का है। ठीक है, होगा नहीं। इसमें क्या देखेंगे बच्चों? हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। बिल्कुल सही आपने देखा कि आज हम देखने वाले हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। साथ में बच्चों जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ साथ बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखेंगे विद सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के साथ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी देखना है। आपने अपने प्लानर में पहले ही चेक कर लिया होगा कि सर आज की क्लास हम 2 दिन तक करेंगे, दैट मींस आज और कल, फ्राइडे सैटरडे, ये 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये जो आप टॉपिक्स टू बी कवर देख रहे हैं ये 2 दिन का है। आज हम केवल करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन।
कितना पढ़ जाएगा वो बात की बात है। और इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम लोग चलेंगे कल की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो 2 क्लासेस हैं, फ्राइडे सैटरडे। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। वर्ड मीनिंग्स आज भी रहेंगी, कल भी रहेंगी, ठीक है, डजंट मैटर। यहां तक सेट है बच्चों कहानी सबको? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। यहां तक सभी को कहानी सेट है? प्लीज बच्चों एक बार बता दीजिए। सब बढ़िया है बेटा जी, सब ओके है? चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं फटाफट से और लेकर चलते हैं आपको इस चैप्टर की ओर। और इस चैप्टर के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि सर ये चैप्टर हमें बताएगा पृथ्वी के एक छोर की सैर। जर्नी मीन्स होता है बच्चों यात्रा, किसकी? टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के एक छोर की यात्रा। पृथ्वी के बच्चों अगर हम छोर की बात करते हैं तो अपने यहां 2 छोर हैं, एक है साउथ पोल जिसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, एक है नॉर्थ पोल जिसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्तरी ध्रुव। तो यहां पर एक पोल की हम यात्रा करने वाले हो, कौन सा पोल होगा? आप इस पिक्चर को देख करके बच्चों अंदाजा लगा चुके होंगे। जहां पूरे पृथ्वी की 90% आइस है, जहां पृथ्वी की 90% जो बर्फ है वो प्रिजर्व है, सुरक्षित है, वो कौन सा महाद्वीप है? कौन सा द्वीप है? तो आप कहेंगे सर अंटार्कटिका। और ये कहां पर है बच्चों? साउथ पर है। तो आज हम यात्रा करेंगे साउथ के छोर की, जिसे हम बोलने वाले हैं अंटार्कटिका। किस प्लेस की यात्रा करेंगे आज बच्चों? अंटार्कटिका की हम लोग आज यात्रा करने वाले हैं। अंटार्कटिका की यात्रा करने वाले हैं बेटा, ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ चलते हैं और बात करते हैं राइटर की। राइटर बहुत खूबसूरत है, देख सकते हैं, ऑथर हमारी बहुत खूबसूरत है। इनका नेम बच्चों क्या था? तिशानी दोषी। क्या नेम था प्यारे बच्चों? तिशानी दोषी हमारे राइटर का नेम है। तो चलिए फटाफट से आपको इनके बारे में बता दें। ऑथर की बच्चों बात करेंगे नेम, तो नेम इनका है बच्चों तिशानी दोषी, ठीक है, ये फीमेल राइटर याद रखिएगा। बॉर्न की बच्चों अगर बात करते हैं तो इनका बॉर्न बच्चों 9 दिसंबर 1975 को कहा हुआ था चेन्नई में। चेन्नई कहां पर है बच्चों? मद्रास में, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पर सी इज अ फेमस पोएट, राइटर एंड डांसर। ये बहुत ही फेमस बच्चों डांसर है, पोएट है और क्या है बच्चों? राइटर है। चेहरे की तरफ आप देख रहे होंगे तो बहुत स्मार्ट लग रही होंगी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही होंगी। और इनकी डेथ अभी नहीं हुई है, ये अभी जीवित है, इसलिए यहां पर डेथ का कॉलम मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अभी ये डांस करती हुई आपको कहीं हो सकता है मिल जाए अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये साउथ से रिलेट करती हैं। कहां से बच्चों? साउथ से, चेन्नई की है ये, ठीक है। सर वॉइस कम आ रही है, ओके, अभी वॉइस बढ़ा देते हैं। वॉइस ठीक है, वॉइस बढ़वा देते हैं बेटा, डोंट वरी, वॉइस बढ़वा देते हैं आपको, ठीक है। आज तो मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, वैसे मैं अक्सर तेज बोलता हूं क्लास पे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही तेज बोल रहा हूं, फिर भी आपको वॉइस कम लग रही, ऐसा कैसे? एक बार जरा चेक करो बेटा, सारे बच्चों को वॉइस कम लग रही है क्या बेटा? क्या कह रहे हैं? सारे बच्चों को वॉइस कम लग रही है क्या? जरा बताएंगे। वॉइस क्लियर है ना बेटा? वॉइस कम तो नहीं है बच्चों? बताओ जरा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वॉइस कम है, क्या ये सच बात है? नो शेयर, नो शेयर, नो शेयर, क्लियर है वॉइस? नो सर, ठीक है, डन है भाई, डन 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 डन, ओके डन। यस सर, वॉइस क्लियर है, नो शेयर, नो शेयर, स्लो नहीं है, ठीक है, डन, थैंक यू बेटा। आ जाओ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका, इसके बाद अपनी बुक निकाल लीजिएगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आज है, बुक में मैच करेगा। जो बच्चे अक्सर शिकायत करते रहते हैं सर बुक से मैच नहीं हो रहा है, आज वो शिकायत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुक से हर एक लाइन बच्चों मैच करने वाली है। इंट्रोडक्शन को छोड़ दिया जाए तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, ये चैप्टर किस लिए लिखा गया, इसका एक ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं क्या बच्चों, इसकी समरी देख लेते हैं ब्रीफ में। तो कहता है प्यारे बच्चों, द लेशन, क्या बोल रहा है बेटा यहां पर हमारा? द लेशन रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका। दलेशन, ये जो बच्चों पार्ट है, रिवॉल्व्स अराउंड, चारों ओर घूमता है किसके? द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस, जो इस पूरे संसार का सबसे सुरक्षित स्थान है, कौन? अंटार्कटिका। ये चैप्टर संसार के सबसे सुरक्षित स्थान अंटार्कटिका के चारों ओर घूमता है या उसके इर्द गिर्द घूमता है। नॉट मैनी पीपल हैव बीन देयर, वहां पर बहुत सारे लोग नहीं गए, अंटार्कटिका बहुत सारे लोग नहीं गए,
बट आउट ऑफ द फ्यू, उनमें से कुछ लोग जो वहां पर गए हैं, तिशानी दोषी इज वन ऑफ देम, उनमें से एक हमारी राइटर है, एक हमारी ऑथर है तिशानी दोषी। ठीक है बच्चों। आ साउथ इंडियन पर्सन, वो एक दक्षिणी भारतीय है, वो दक्षिणी भारतीय है बच्चों। ठीक है। हु वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन विथ अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स एफिलिएटेड विद स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। कहते हैं कि वो कहां, हु वेंट, वो गई थी, ऑन एन एक्सपीडिशन मींस होता है खोज, वो एक खोज के लिए गई थी, ऐसे आप अभियान भी बोल सकते हैं, वर्ड मीनिंग नीचे लिखी देख लीजिएगा, या आप इसे यात्रा ही बोल सकते हैं। वो एक यात्रा में वहां पर गई थी, एक अभियान के थ्रू वहां पर गई थी, एक खोज के लिए वहां पर गई थी, विथ अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, उनके साथ किशोर बच्चों का एक समूह था। जैसे आप लोग हैं, क्या है, टीनेजर्स हैं, 16 साल की, 17 साल की, 14 साल की, जो 15 साल की एज होती है, 13, 14, 15, 16 साल की जो एज होती है उसे हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं। तो उनके साथ एक किशोर बच्चों का समूह भी था, किशोर अवस्था वालों का। एफिलिएटेड मीन्स होता है संबंधित होना, और ये जो खोज थी किससे संबंधित थी, विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस। एक प्रोग्राम था, एक कार्यक्रम था जिसका नेम था बच्चों स्टूडेंट ऑन आइस। ठीक है। हु टेक्स, जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम था स्टूडेंट आइस, जो टेक्स ले जाता है यंग माइंड्स, छोटे छोटे बच्चों को, या बोल सकते हैं आप यंग माइंड्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दिमागदार बच्चे होते हैं, टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अलग अलग छोरों पर। कहा, संसार के अलग अलग भागों पर इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाया जाता है, जिनका माइंड बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों, शार्प होता है। अब इसको एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बच्चों राइटर हमें बताना चाहती हैं कि ये जो चैप्टर है, ये संसार के सबसे सुरक्षित स्थान जिसका नेम अंटार्कटिका है, उसके इर्द गिर्द घूमता है। इस पूरे चैप्टर में अंटार्कटिका के बारे में ही सारी बातचीत की जाएगी। और कहती हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जहां पर ज्यादा लोग नहीं गए हैं, बट जितने लोग भी गए हैं उनमें से एक तिशानी दोषी भी हैं, आ साउथ इंडियन पर्सन, और वह एक दक्षिणी भारतीय है, वह एक दक्षिण भारतीय है। हु वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन, वो अंटार्कटिका एक अभियान के थ्रू गई थी, जिस समय वहां पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिस प्रोग्राम का नाम था बच्चों स्टूडेंट ऑन आइस। उसी प्रोग्राम में हमारी राइटर तिशानी दोषी भी शामिल थी, और उनके साथ टीनेजर्स बच्चों का एक ग्रुप भी था, उसी के साथ वो वहां पर यात्रा में गई थी। और उस प्रोग्राम का काम क्या था, वो प्रोग्राम क्यों चलाया जा रहा था, उस प्रोग्राम का काम ये था, उस प्रोग्राम का फंक्शन ये था कि वो छोटे छोटे बच्चों को जो क्लास 10th 11th 12th में होते थे, उनको ले जा करके पृथ्वी के अलग अलग छोरों पर, उनके वहां पर उनको ले जाते थे, उनके बारे में उनको जानकारी प्रोवाइड कराते थे। ये इसका हो गया। अब बढ़ चलते हैं बच्चों आगे। 10, इसलिए इट गिव्स एन इंसाइट इनटू हाउ अंटार्कटिका इज द प्लेस यू शुड विजिट टू हैव ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इन इट्स रियलिस्ट फॉर्म। रियलिस्ट मीन्स बच्चों होता है वास्तविक। राइटर कहती है 10, इसलिए इट गिव्स, ये देता है, एन इंसाइट, एक हमें गहरी समझ, इसलिए यह प्लेस हमें एक गहरी समझ देता है, हाउ अंटार्कटिका इज द प्लेस, कि यह स्थान कैसा, कि यह स्थान कैसा है, अंटार्कटिका जो है यह स्थान कैसा है। यू शुड विजिट टू हैव अ ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट, आपको इसके पास्ट की झलक देखने के लिए वहां जरूर जाना चाहिए, इसके प्रेजेंट की झलक देखने के लिए वहां पर आपको जरूर जाना चाहिए, एंड द फ्यूचर इन इट्स रियलिस्ट फॉर्म, और वास्तविकता में अगर आपको अंटार्कटिका का फ्यूचर जानना है तो वहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। राइटर कहती हैं इसीलिए यह प्लेस ऐसा है जो हमें समझ देता है कि अगर आप अंटार्कटिका के प्रेजेंट पास्ट को जानना चाहते हैं तो वहां पर जरूर विजिट करें, उसका दर्शन जरूर करें। ग्लिम्पस मींस होता है झलक, उसकी झलक जरूर देखें। और अगर आप उसका फ्यूचर जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका जरूर जाइए, बहुत अच्छा प्लेस है। ये कौन बोलती है बच्चों, तिशानी दोषी। पूरे इंट्रोडक्शन को समराइज करके लाइन निकलती है कि सर इस चैप्टर में अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताया गया है, जो कि पूरी तरह से बर्फ से लदा हुआ है, बर्फ से भरा हुआ है। ठीक है, बस तिशानी दोषी जहां पर जाएंगी वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा, ये सारी चीजें आपको यहां पर बताने वाली है। कौन बच्चों, तिशानी दोषी। उमेश शर्मा कह रहा सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश। क्यों बेटा, अभी तक आप इंग्लिश नहीं लिए थे क्या, कंप्यूटर लिए थे, या अभी तक आप लाइव क्लास नहीं लेते थे? अब आपको जब किसी दोस्त ने कहा कि लाइव क्लास में मजा आती सर के, चलो चलते हैं, तो आपने आए यहाँ। चलो बताओ बच्चे, यहां तक क्लियर है सबको, इंट्रोडक्शन सेट है प्यारे बच्चों?
इंट्रोडक्शन समझ आ गया सब बच्चों को? ओके छोटे भाई, थैंक यू। ग्लिम्पस मींस बच्चों होता है झलक, एट अ ग्लांस, क्विक लुक, ऐसे देखा काम खत्म। और फिर अगर आपको अच्छा लगा तो फिर उसे आप देखते रहते हैं, फिर आप स्टेयर करने लगते हैं, उसे घूरने लगते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? यस, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट पैसेज। अब अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और फर्स्ट पैसेज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बच्चों, पता चल गया। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब तिशानी दोषी जी यहां पर बोलेंगी, राइटर हैं जो हमारी इस चैप्टर की ऑथर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी और जानने की कोशिश करते हैं कि सर जी स्टोरी में क्या था। आ जाओ भाई। अर्ली दिस ईयर, अर्ली दिस ईयर का मीनिंग बच्चों होता है शुरुआती दौर में, साल के शुरुआती समय में। अर्ली मीन्स पहले, जल्दी। जैसे मान लो कोई न्यू ईयर आया तो फरवरी मार्च की बात हो जाए, जनवरी की बात हो जाए, मार्च की बात हो जाए, फरवरी की बात हो जाए, अप्रैल की, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? पुराना हो जाएगा नहीं तो फिर। तो राइटर कहती हैं अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरुआती समय में, इस साल के शुरुआती समय में। आई मीन्स मैंने, फाउंड मीन्स पाया, माई सेल्फ मीन्स अपने को, अबोर्ड मीन्स होता है बच्चों सवारी करना, सवार होना, जैसे ट्रेन की सवारी करना अबोर्ड, ठीक है? जहाज की सवारी करना अबोर्ड, ठीक है? इस तरह से कार की सवारी करना अबोर्ड। तो अबोर्ड मीन्स होता है सवारी करना। तो यहां पर मीनिंग किससे है? ऑनशिप, जहाज पर सवार। तो राइटर तिशानी दोषी कहते हैं कि इस साल के शुरुआती समय में आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड, मैंने अपने आप को एक जहाज पर सवार पाया, मैंने अपने आप को एक जहाज पर सवार पाया, रसियन रिसर्च वेसल। और वो जहाज जो था बच्चों, वो रसियन रिसर्च वेसल था। वेसल मींस बच्चों क्या होता है? जहाज। वह एक रूस का खोजकर्ता वाला क्या था? जहाज था। वो एक जहाज था जो रूस का खोजकर्ता जहाज था, ठीक है? और उसका नेम याद रखिएगा, उसका नेम था द एकेडमिक सोकाल्स्की। और उस जहाज का नेम था बच्चों एकेडमिक सोकाल्स्की। क्या नेम था बच्चों? एकेडमिक सोकाल्स्की। हीडिंग मीन्स होता है आगे, हीडिंग मीन्स क्या होता है? आगे। टुवार्ड्स मीन्स की ओर। और वो जहाज किसकी ओर आगे बढ़ रहा था? द कोल्डेस्ट, संसार का सबसे ठंडा स्थान। ड्राइस्ट, संसार का सबसे सूखा स्थान। विंडेस्ट, संसार का सबसे तेज हवाओं वाला स्थान जो था, जो कॉन्टिनेंट था, जो महाद्वीप था इन द वर्ल्ड संसार में, उसका नेम क्या था? अंटार्कटिका। तो राइटर कहती है, अब पूरा एक बार पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। राइटर कहती है अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरुआती समय में मैंने अपने आप को एक रसियन जहाज पर सवार पाया, और उस रसियन जहाज का नेम था एकेडमिक सोकाल्स्की। और वो जो रसियन जहाज था एकेडमिक सोकाल्स्की, वो संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे तेज हवा वाले स्थान की ओर बढ़ रहा था, और वो स्थान था अंटार्कटिका। वो स्थान कौन सा था बच्चों? अंटार्कटिका था। चलिए आगे चलते हैं, एक लेग हमने कंप्लीट कर लिया, आगे चलते हैं बच्चों। माई जर्नी बिगन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है बच्चों? फिर कहता है इन मद्रास एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 check points, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। अब वो बताती हैं अपनी ट्रैवलिंग के बारे में, यात्रा के बारे में, वियोज के बारे में। पहले बताया कि कब की बात है, किस जहाज पर सवार थी, और वो जहाज किस ओर यात्रा के लिए जा रहा था, ये क्लियर। अब यात्रा के बारे में आगे जानते हैं। माई जर्नी, जो मेरी यात्रा थी, तिशानी दोषी कहती है जो मेरी यात्रा थी, बिगन मीन्स शुरू हुई 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स बच्चों होता है भूमध्य रेखा, ग्रेट सर्कल ऑफ अर्थ डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। एक ऐसी बच्चों रेखा है, इमेजिनेशन रेखा है, दिखते नहीं किसको, काल्पनिक रेखा है जो इस पूरे संसार को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो इस धरती को, इस वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम बच्चों इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो राइटर कहती हैं कि मेरी जो यात्रा थी वो 13.09 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर से शुरू हुई, और कहां से? मद्रास में। मेरी जो यात्रा थी मद्रास में भूमध्य रेखा के उत्तर में से 13.09 डिग्री से स्टार्ट हुई।
एंड मीन्स और इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और जब मैंने ये यात्रा की तो इसमें 9 टाइम जोन्स थे जिनको हम लोगों ने क्रॉस किया। इसके अंतर्गत 9 टाइम जोन्स हमने क्रॉस किया। आप देखते हैं बच्चों, हर कंट्री का टाइम जोन्स क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अपने यहाँ का क्या है 5:30 GMT से, किसी के यहाँ 6:30 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 4:30। तो ये टाइम जोन्स कितने बच्चों ने क्रॉस किए, 9। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट्स उनको क्रॉस करने पड़े जहां पर उनके जहाज की जांच हुई कि आप कहां से आ रहे हैं, मतलब कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। ठीक। 3 बॉडीज ऑफ वाटर मतलब समुद्र, उन्होंने 3 समुद्र भी पार किए इस यात्रा के लिए। एंड एट लीस्ट, और कम से कम एज मेनी इकोस्फीयर्स, और उन्होंने बहुत सारे वायुमंडलों को भी पार किया, जयमंडलों को भी पार किया, तब जाकर वो कहां पहुंचे, अंटार्कटिका। ठीक। तो सेकंड यहां पर जो स्लाइड्स में बता रहे राइटर कि जो उनकी यात्रा थी वो भूमध्य रेखा के उत्तर से 13.09 डिग्री से शुरू हुई, और ये क्षेत्र कहां पड़ रहा था, मद्रास में, जो अब कहां पर है बच्चों, चेन्नई में। और इस यात्रा में कौन कौन इन्वॉल्व थे, कौन कौन शामिल था इस यात्रा में बच्चों, 9 टाइम जोन्स इन्वॉल्व थे, साथ में 6 चेक पॉइंट्स इन्वॉल्व थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्र इन्वॉल्व थे, एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स, और इतने ही बहुत सारे जयमंडल इन्वॉल्व थे। इन सबको पार करके वो कहां बढ़ रहे थे बच्चों, आगे की ओर बढ़ रहे थे, अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहे थे। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. अब राइटर कहती हैं कि उन्होंने बताया कि यात्रा में कौन कौन सी चीजें मिली, हमने उनको पार किया और कहां पहुंचे, अंटार्कटिका पहुंचे। तो पहुंचने के बाद क्या होता है, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, कहता है राइटर कि अंटार्कटिक महाद्वीप पर कदम रखने से पहले, अंटार्कटिक महाद्वीप पर कदम रखने से पहले, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार एंड एरोप्लेन एंड शिप। कहते हैं बच्चों, राइटर कहती हैं कि अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने से पहले, अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने से पहले, वहां पर अपने कदम रखने से पहले मैंने कार के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, जहाज के द्वारा 100 घंटे की यात्रा कर ली थी। वो बताती हैं कि जब मैं अंटार्कटिक महाद्वीप पहुंची तो मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी, थक गई थी, क्योंकि मैं वहां पहुंचने से पहले 100 घंटे की यात्रा कर चुकी थी। और उस 100 घंटे की यात्रा किसके किसके थ्रू की थी, कुछ यात्रा उन्होंने कार के थ्रू की थी, कुछ एरोप्लेन के थ्रू की थी, और कुछ जहाज के थ्रू की थी। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound वंडर। तो जैसे ही वहां पर पहुंचती, उन्होंने बताया कि वहां जब पहुंची रखने से पहले मैं 100 घंटे की यात्रा करके आई थी, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा पजल था। फिर क्या हुआ, इसलिए माई मीन्स मेरा, फर्स्ट मीन्स पहला, इमोशन मीन्स बच्चों क्या होती, भावना। इसलिए जो मेरी पहली भावना थी ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप, सफेद भूदृश्य, विशाल, एक्सपेंसिव मीन्स विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज, स्ट्रेस फैला हुआ। ये तिशानी दोषी खड़ी और देख रही यहां पर पूरा इस विशाल भूदृश्य को। कहती है इसलिए जो मेरी पहली भावना थी अंटार्कटिका महाद्वीप को देखने की, जब मैंने पहली बार अंटार्कटिका महाद्वीप को देखा तो जो मेरी पहली भावना थी वो थी, मैंने देखा अरे ये तो बहुत बड़ा विशाल भूदृश्य था, जो बिल्कुल पूरी तरह से बच्चों क्या था, सफेद था। पूरा भूदृश्य कैसा था, सफेद, और अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन। और मैंने देखा कि हॉरिजन मतलब यहां पर देख सकते हैं क्षैतिज, मैंने नीले क्षैतिज आसमान को देखा जो बड़ी दूर तक दिखाई दे रहा था। इंटरप्टेड, वो कहीं पर टूटा ही नहीं था, कहीं पर लगातार मुझे नीला आसमान दिखाई दे रहा था बहुत दूर तक। और रिलीफ, ये सब देख करके मुझे बहुत रिलीफ मिली, मुझे बहुत सांत्वना मिली कि चलो एटलीस्ट जहां हम आना चाहते थे वहां तो आ गए। ये देखकर मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट, और तुरंत इसके बाद, और इस सांत्वना के बाद तुरंत प्रोफाउंड वंडर, मैं गहरे आश्चर्य में डूब गई, मैं गहरे आश्चर्य में डूब गई ये सब देख कर कि वाओ व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन।
ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या यहां तक कहानी प्यारे बच्चों को क्लियर है आप सबको? डियर स्टूडेंट्स, यहां तक कहानी सेट है, समझ आ गया? समझ आ गया? यहां से कहती हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने कदम रखने से पहले मैं 100 घंटे की यात्रा कर चुकी थी, कार के द्वारा, शिप के द्वारा, और बच्चों किसके द्वारा? एरोप्लेन के द्वारा। और इसलिए जैसे मैं पहली बार अंटार्कटिका पहुंची तो मैंने उसके विशाल सफेद भूदृश्य को देखा। किसको? सफेद भूदृश्य को देखा। और साथ में क्षैतिज, जो कहीं से टूटा नजर नहीं आ रहा था, पूरे नीले नीले क्षैतिज को देखा, जो आसमान तक दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। तो ये देख करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे सांत्वना महसूस हुई, और उसके तुरंत बाद मैं आश्चर्य में डूब गई। किसके आश्चर्य में डूब गई? अंटार्कटिक महाद्वीप के भूदृश्य के आश्चर्य में वो डूब गई। उनको लगा वाओ व्हाट अ साइट, क्या दृश्य है। बोलो बच्चों, यहां तक सेट है कहानी? यस और नो प्लीज। सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। जो सोएगा वो खोएगा, बता रहा हूं। अगर आप सो जाएंगे तो आपका मोबाइल आपके हाथ से गिर जाएगा और आपका मोबाइल टूट जाएगा। फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। बेटा तबीयत खराब है, प्लीज रेस्ट करो, अच्छे से दवा लो, काढ़ा पियो, अपना ध्यान रखो, बारिश में बिल्कुल भी भीगना नहीं, नहीं तो तबीयत और आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि थर्ड मंथली एग्जाम भी आपके स्कूल में आने वाले हैं। हो सकता है अगस्त या सितंबर में थर्ड मंथली एग्जाम हो, और अगर आप अभी से बीमार पड़ जाएंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, और अगर आपके थर्ड मंथली एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं बच्चों तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है, इससे आपकी पढ़ाई इंटरप्टेड होती है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। टिसानी दोषी कहां पहुंच चुकी है प्यारे बच्चों? अंटार्कटिक महाद्वीप पर। वहां पर चल रहा है भांगड़ा। क्या? बल्ले बल्ले हो जाएगी तेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी, बल्ले बल्ले। आगे आ जाओ बच्चों। अब देखना है क्या, देखना है क्या बच्चों? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। अब उन्होंने कहा कि मैं खो गई। किसकी बच्चों? आश्चर्य की गहराई में खो गई मैं। अब वो कौन सी ऐसी आश्चर्य की गहराई थी जिसमें हमारी ब्यूटीफुल राइटर तिशानी दोषी खो गई? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इमेंसिटी मीन्स होता है बच्चों वास्टनेस, विशालता, ह्यूज। तो राइटर कहते हैं कि मैं उसकी विशालता को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। करे वाओ, इतना बड़ा क्षेत्र है, बर्फ ही बर्फ यहां पर। इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स होता है अलगाव, सेपरेशन। मैं उसको सेपरेशन को देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा भी कोई स्थान हमारी अर्थ में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। इस पर वो बहुत ज्यादा खो गई। और क्या कहती हैं? बट लेकिन मेनली, मुख्य रूप से, एट हाउ, मैं इस बात में खो गई, इस बात को सोच करके बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई कि देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, कि वो समय कैसा रहा होगा, वो समय कब रहा होगा, ऐसा समय कब रहा होगा बच्चों, ऐसा समय कब रहा होगा जब इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब भारत और अंटार्कटिका वर्मिन्स थे पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही भूपिंड के हिस्से, एक ही भूभाग के हिस्से। सबसे ज्यादा तिशानी दोषी इस बात को सोचकर हैरान थी कि अरे कब ऐसा समय रहा होगा जब ये अंटार्कटिका और हमारा भारत दोनों एक रहे होंगे। क्योंकि उन्होंने बुक्स में पढ़ रखा था कि पहले एक ही लैंड था पूरी अपने वर्ल्ड में, जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते थे। क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड। सब लोग जुड़े थे। अब हमारा भारत अलग है, अंटार्कटिका अलग है। तो इस बात को सोचकर वो बहुत ज्यादा क्या थी बच्चों? आश्चर्यचकित थी। क्या थी? आश्चर्यचकित। नहीं नहीं चाहिए, नहीं मैंने नहीं मांगा, किसने बोला? नहीं नहीं नहीं, आगे आ जाइए बच्चों यहां। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये बताओ बच्चों, पहला आपकी बुक से मैच हुआ, पहला डन है सब बच्चों को। फर्स्ट वाला बुक से मैच हो गया है आपके, फर्स्ट वाला आपने पढ़ लिया। अब सेकंड अपने पास आ गया यहां पर, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये जो चैप्टर है बच्चों कई सेक्शन में है, तो पहला सेक्शन अपने पास था हमारे पास जो, वो हमने पढ़ लिया बेटा जी। ठीक है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री में हम लोग आ गए। किस में आ गए बेटा? पार्ट ऑफ हिस्ट्री। पहला नशा, ये हमारा जो पहला स्टार्टिंग का था। ठीक है,
तो यहां पर हमने देखा कैसे राइटर ने अपनी यात्रा स्टार्ट की, किस जहाज से यात्रा स्टार्ट की, किस कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ रही थी, उनके साथ कौन कौन था, उनकी यात्रा कहां से स्टार्ट हुई, जब उन्होंने यात्रा स्टार्ट की तो किन किन चीजों को उन्होंने पार किया, और जब वहां पर वो पहुंचती हैं अंटार्कटिका तो उससे पहले वो कितने घंटे की यात्रा कर चुकी थी। इसके बाद जब वो अंटार्कटिका पहुंचती उनका फर्स्ट इमोशन क्या था, जैसे अपनी वो पहली कदम वहां पर रखती हैं तो उनको कैसा फील होता है, और किस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा बच्चों वंडर में पड़ जाती हैं। इसके बाद वो सारी चीजें बताती हैं कि वहां पर उसकी विशालता को देखकर, बड़े बड़े भूदृश्य को देखकर वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं, और सबसे ज्यादा वो आश्चर्यचकित इस बात को लेकर के होती हैं कि कब ऐसा समय रहा होगा हमारी अर्थ में जब अंटार्कटिका और भारत एक ही भूभाग के हिस्से रहे होंगे, दोनों अलग नहीं रहे होंगे। ये था बच्चों इसका बेसिक। ये आपकी बुक से मैच कर रहा है, बता दीजिए एक बार, ठीक है। जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा बच्चों तो आपकी बुक से जरूर मैच करेगा, बट अगर मैं चैप्टर को समराइज वे में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, बुक में मैच नहीं करेगा, बट क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इसको मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि चैप्टर अच्छा है और मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर को सीख लें और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर ही डिपेंड है पूरा चैप्टर। बच्चे इसमें जाते हैं छोर पर अंटार्कटिका, वहां की यात्रा, राइटर के साथ बच्चे, टीनेजर्स, आप ही की एज के सारे बच्चे थे, ठीक है, क्योंकि बच्चे ही ऐसे हैं जो देश को बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं, हर एक चीज बदल सकते हैं आप चाहें तो। आप साइंटिस्ट बनेंगे, आप आईएएस बनेंगे, आप पीसीएस बनेंगे, आप डॉक्टर्स बनेंगे, आप इंजीनियर्स बनेंगे, आप लीडर्स बनेंगे, आप सोशल रिफॉर्मर्स बनेंगे, तो आपकी जैसी थॉट्स होंगी वैसा ही तो काम आप करेंगे। अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं तो आप अच्छा काम करेंगे, अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं तो आप अच्छा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर ही पूरा बच्चों डिपेंड है अपना देश, ठीक है। क्लियर है बेटा यहां तक? तो पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, बढ़ते रहिए, और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे अपना बेस्ट दें हर एक सब्जेक्ट में, खासकर इंग्लिश में ज्यादा बेस्ट देना होगा, क्योंकि आने वाला टाइम इंग्लिश का है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसकी नीड आपको हर जगह पढ़ने वाली है, इवन अपना आप सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो भी। तो आगे बढ़े बेटा जी, आगे बढ़े बच्चों। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। यस सर, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आगे चलते हैं, चलिए पार्ट ऑफ हिस्ट्री की बात करेंगे डियर। किसकी बात करेंगे डियर? पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का हिस्सा। अब जो हमारा अंटार्कटिका है इसके इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे, किसका इतिहास कैसा था, अंटार्कटिका पहले कैसा था। तिसानी दोषी तो गई, उससे पहले अंटार्कटिका कैसा था, अब ये तिसानी दोषी हमें बताएंगी, ठीक है। लेट्स सी। 650 million years ago a giant amalgamated, ठीक है, amalgamated southern supercontinent, जिसका नेम था बच्चों गोंडवाना, did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica। 600 कहता है कि 6 अरब, कितना बच्चों? 600, 6 अरब 50 मिलियन, 5 लाख, 50 लाख, कितना बोलेंगे इसको? 50 मिलियन कितना बोलते हैं भाई? मैथ थोड़ी मेरी कमजोर है। तो 650 मिलियन ईयर्स अगो, 6 अरब कितना बच्चों? 6 अरब 50 लाख साल पूर्व, ठीक है, 6 अरब 50 लाख वर्ष पूर्व, अ जाइंट एमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। इस पूरी पृथ्वी पर बच्चों, इस पूरी पृथ्वी पर 6 अरब 50 लाख साल पहले की अगर बात की जाए तो यहां पर दक्षिण में, कहां बच्चों? दक्षिण में एक क्या था अपने पास? एकीकृत, मिला हुआ, से ब्लेंडेड, एकीकृत मिला हुआ एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, महामहाद्वीप था, जिसका नेम बच्चों क्या था? गोंडवाना, और रियल में वो एग्जिस्ट करता था। राइटर बताती हैं कब की बात है बेटा ये? 6 अरब करोड़, 6 करोड़ क्या है बेटा? थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर है। क्या है बेटा बताइए जरा, मुझे तो पता नहीं, मोबाइल में गूगल करना पड़ेगा क्या? मोबाइल देख लेता हूं मैं एक बार जरा क्योंकि मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, क्या अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने 10th के बाद मैथ पढ़ी नहीं, इसके बाद बच्चों 10th के बाद मैंने पढ़ी नहीं। 650 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है,
650 मिलियन ईयर्स एगो को कन्वर्ट करो, देखते हैं क्या बताता है, क्या बताता है। हाँ ठीक है, तो आज से 65.5 करोड़ पूर्व, ठीक है, ये ठीक है, आज से 65.5 करोड़, ठीक है भाई, ये सही है ना। तो राइटर यहां पर बताती हैं कि आज से 650 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 650 वर्ष करोड़ पूर्व एक बहुत बड़ा एकीकृत, एक बहुत बड़ा एकीकृत महाद्वीप था जिसका नेम बच्चों गोंडवाना था, ठीक है, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और वर्तमान समय में, और वर्तमान समय में उसी क्षेत्र के चारों ओर, जो सेंटर में अंटार्कटिका है और वो क्षेत्र इसके चारों ओर फैला हुआ है। समझ आ गया, मतलब जहां पर अंटार्कटिका है वहां पर बहुत समय पहले 6,500 वर्ष, 6.5 करोड़, कितना था सही, और पहले यहां पर थी जमीन, एकीकृत थी, कोई अलग अलग भाग नहीं था, और वही जमीन आज प्रेजेंट टाइम में सेंटर में उसके अंटार्कटिका है और इधर उधर उसका पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। फिर क्या कहते हैं बच्चों आगे, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। बच्चों तब की बात बता रहा है, बहुत पहले की बात बता रहा है, जब गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट करता था पृथ्वी पर, तब क्या था बच्चों, चीजें बहुत अलग थी उस समय, स्थितियां परिस्थितियां बहुत ज्यादा क्या थी बच्चों, अलग अलग थी, स्थितियां परिस्थितियां बहुत ज्यादा क्या थी बच्चों, अलग अलग थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। उस समय जो मानव थे वो पृथ्वी पर आए ही नहीं थे, उस समय मानव पृथ्वी पर नहीं थे। यहां पर ग्लोबल का मीन्स बच्चों क्या है, वर्ल्ड, संसार में मानव थे ही नहीं, उनका आगमन ही नहीं हुआ था। और एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और उस समय की जो हमारी जलवायु थी वो बहुत ज्यादा गर्म थी, बहुत ज्यादा उष्ण हुआ करती थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हुआ करता था हमारी जलवायु का। कहते हैं बच्चों होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। बच्चों होस्टिंग मीन्स होता है आश्रय देना, शेल्टरिंग। उस समय फ्लोरा एंड फाउना नाम की जो वेजिटेशंस थी, सब्जियां थी, फूल थे, वो पनपते थे वहां पर। केवल 2 ही 3 प्रकार की वेजिटेशंस होती थी बच्चों, यहां पर देख सकते हैं आप, फ्लोरा एंड फाउना उनका नेम होता था। उस समय ज्यादा अपने पास सब्जियां नहीं थी, ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होती थी, कोई पेड़ पौधा डेवलप ही नहीं हो सकता था। तो फ्लोरा एंड फाउना ये दो अपने पास क्या थी, वेजिटेशंस थी, जो उस समय मिलती थी। कब, जब हमारी पृथ्वी कहां पर थी, गोंडवाना में थी। क्योंकि मानवों का आगमन नहीं हुआ था तो ज्यादा जानकारी भी लोगों के पास नहीं थी। आगे चलते हैं बच्चों, फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। कहता है कि 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। थ्राइव्ड मतलब वहां पर लोग, जो जानवर थे, आते रहे जाते रहे, फूल खिलते रहे, मुरझाते रहे, पक्षी आते रहे, घोंसला बनाते रहे, करते रहे, जो एक्टिविटीज थी वो चलती रही। कितने सालों तक बच्चों, 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम when the dinosaurs were wiped out, ठीक, कहता है कि अराउंड द टाइम, और उसी समय, किसी समय, उसी समय के दौरान, जब ऐसा समय आया कि जो डायनासोर्स थे वो गायब होने लगे। जब डायनासोर्स धीरे धीरे वहां से जा रहे थे, या जब धीरे धीरे डायनासोर्स गायब हो रहे थे, तो क्या हुआ बच्चों, द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे। उसी समय बच्चों क्या हुआ, स्तनधारी जो जीव थे वो विकसित होने लगे। जब डायनासोर्स यहां से जाने लगे, उसी दौरान स्तनधारी जो जीव थे वो विकसित होने लगे, उनके विकसित होने का काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। और जो लैंड मास था ना, जो बहुत बड़ा भूदृश्य था जिसका नेम था गोंडवाना, अब वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगा, अलग होने लगा, और अलग होकर के अलग अलग देशों में जाकर के बंट गया, अलग अलग देश उससे बन गए। फिर क्या था, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और ज्यादातर जो आप दृश्य देख रहे हैं उसके बाद इसी तरह का दृश्य बन गया जैसा कि हम आज ग्लोब में देखते हैं। कहीं साउथ अमेरिका, कहीं दक्षिण अमेरिका है, कहीं ऑस्ट्रेलिया है, कहीं इंडिया है, इस तरह से अलग अलग वो सब बन गए।
ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं बच्चों। 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, कम से कम 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना फलता फूलता रहा विदाउट एनी टेंशन। इसके बाद जब वहां से डायनासोर्स गायब होने लगे तो उसी दौरान वहां पर स्तनधारी जीवों का विकास शुरू हो गया, और इसके बाद जो बहुत बड़ा लैंड मास था गोंडवाना, वो धीरे धीरे अलग होने लगा और अलग होकर के अलग अलग देशों में जाकर के बट गया, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और अब जो ये संसार है इस तरह का बन गया है जिस तरह का हम इसे जानते हैं, ये उस समय से बनना स्टार्ट हुआ था। बताओ बच्चों, यहां तक कहानी क्लियर? एक बार सारे बच्चे बताएंगे, एक बार बता दे बता दे बता दे, सारे बच्चे बता दे। क्या 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 सर जी? पार्ट ऑफ हिस्ट्री। बात ही पहले एग्जिस्ट करता था एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नेम था गोंडवाना। कोई कॉन्टिनेंट, ना तो अंटार्कटिका था, ना आर्कटिक था, ना एशिया था, ना यूरोप था, ना ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अमेरिका, कुछ नहीं था। केवल एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे हम बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट, जो था गोंडवाना। और जो गोंडवाना आज है उसके सेंटर में अंटार्कटिका है और उसके अगल बगल वही क्षेत्र है गोंडवाना का। उस समय चीजें बहुत ज्यादा अलग थी, ह्यूमंस का आगमन नहीं हुआ था संसार में, पृथ्वी पर ह्यूमंस नहीं थे कहीं पर, और जो क्लाइमेट थी बहुत ज्यादा वार्मर थी। इसी वजह से वहां पर केवल दो तरह की वैरायटियां पाई जाती थी, फ्लोरा एंड फौना, ज्यादा वैरायटी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती थी। इसके बाद गोंडवाना 500 मिलियन सालों तक फलता फूलता रहा, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। लेकिन जब समय आया कि वहां से जो डायनासोर्स थे वो विलुप्त होने लगे, गायब होने लगे, तो उसी दौरान क्या हुआ बच्चों, जो मैमल्स थे, हमारे स्तनधारी जीव थे, उनका विकास प्रारंभ हो गया। इसके बाद जो बहुत बड़ा लैंड मास था गोंडवाना, वो धीरे धीरे सेपरेट हो गया और देशों में जाकर के बदल गया। और आज जैसा कि हम ये ग्लोब देख रहे हैं, ये उसी समय का संरचित ग्लोब है, उसी समय का बने कंट्रीज ऐसे यहां पर हमें ग्लोब में दिखाई देते हैं। चलो बेटा, क्लियर है? यस आर नो, प्लीज टेल मी। चन तना तन चन चन चारा, पढ़ ले सर की क्लास में दोबारा। बच्चों कोशिश करिएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा है ऐसा क्योंकि इस चैप्टर को हम पहले कभी नहीं पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर को हम अपनी लाइफ से एसोसिएट नहीं कर पाते, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट रियल में डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है। चलिए इस मजेदार कहानी को आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ तेरा वादा। हर कसम ये इरादा टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। Okay, sir. To get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. कितनी अच्छी बात कही हमारी तिशानी दोषी ने। ब्यूटीफुल तो हैं, लेकिन उनका जो IQ लेवल है वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्या कहती हैं देखिए, टू विजिट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भ्रमण करना। किसका बच्चों? अंटार्कटिका का भ्रमण करना, अंटार्कटिका की यात्रा करना। नाउ इज टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, अब वो उस इतिहास का हिस्सा है। अगर आप अब अंटार्कटिका जाएंगे, वहां की यात्रा करते हैं, तो जो चीजें मैंने यहां पर बताई हैं सब पास्ट हो चुकी हैं। तो वही राइटर कहती हैं क्या कि टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, अब अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का हिस्सा बनना है। ठीक है, अब अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का हिस्सा बनना है। यस सर जी। टू गेट अ ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कहती हैं आपको ये समझ आएगा। टू गेट अ ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। अगर आप ये समझना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्या बच्चों? वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हम कहां से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और संभवतः हम कहां की ओर जाएंगे, संभवतः हम कहां की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों? इट्स टू the significance of core Dillerian folds and प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स। तो आपको क्या करना होगा? अंटार्कटिका जाना होगा और वहां पर क्या समझना होगा बच्चों? सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज ऑफ माउंटेन्स, जो हमारे पर्वतों की पर्वत श्रृंखलाएं थी, उनके महत्व के बारे में समझना होगा कि पुराने टाइम में
पर्वत श्रृंखलाओं का क्या महत्व था और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स और पुराने समय में जो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट चट्टानें थी, उनकी जो कवच थी, उनकी जो सुरक्षा थी, उनका क्या महत्व था, ओजोन परत का क्या महत्व था, एंड कार्बन एवोल्यूशन का क्या महत्व था, एंड एक्सटिंक्शन और विलोपन का क्या महत्व था। अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं और ये समझना चाहते हैं, इसकी समझ डेवलप करना चाहते हैं कि हम कहां से आए हैं और संभवतः किधर की ओर जा रहे हैं, तो आप अंटार्कटिका जाइए, वहां की यात्रा करिए और वहां के कोर्डेलियन फोल्ड्स के महत्व के बारे में समझो। पुराने समय में जो पर्वत श्रृंखलाएं थी उनके महत्व को समझो। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट जो चट्टानें थी उनके महत्व को समझो, उनके सील्स को समझो कि उनकी जो कवच थी वो किस चट्टान की बनी हुई थी। ओजोन लेयर के बारे में समझो, वहां समझ आएगा। कार्बन के बारे में समझो, कोयले के बारे में वहां समझ आएगा। और इन सभी के विकास, एवोल्यूशन, उद्भव के बारे में समझो, एंड एक्सटिंक्शन और इनके किसके बारे में, विलोपन, गायब होने के बारे में समझो कि ये सारी श्रृंखलाएं क्यों गायब हो गई। ये अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा बच्चों, आपको जाना पड़ेगा अंटार्कटिका। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind boggling। कितनी अच्छी बात बोली है तिसानी दोषी ने। क्या बोला है बच्चों? When means जब you think about all that, इन सब के बारे में सोचते हैं, जब आप इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, that can happen in a million years, और आप ये सोचते हैं कि ये केवल 1 मिलियन साल में हो सकता है। 1 मिलियन ईयर्स में अगर ये सब हो सकता है, हो गया, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग। माइंड बॉगलिंग मींस होता है पजलिंग, सिर चकरा जाना, कंफ्यूज। तो आपका सिर चकरा जाता होगा जब आप इन सब के बारे में सोचते हैं कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, गोंडवाना लैंड से लेकर के अंटार्कटिका का बनना, इंडिया का बनना, साउथ अमेरिका का बनना, दक्षिण अमेरिका का बनना, हिमालय पर्वत का बनना, ये सारी चीजें 1 मिलियन ईयर्स में हो गई। तो ये सोच करके आपका माइंड बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाता होगा, बहुत ज्यादा परेशान होता है, भाई ये क्या हुआ, सब कैसे इतनी जल्दी हो गया। और कहता है इमेजिन, कल्पना करिए, कल्पना करिए बच्चों, इमेजिन, कल्पना करो, क्या इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जो भारत है वो उत्तर की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, भारत जो हमारा है बच्चों अभी भी उत्तर की ओर बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है बच्चों? उत्तर की ओर बढ़ रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट। कहता है जैमिंग क्या होता है? कसकर दबाव डालना। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है ना, महाद्वीप है, उस पर दबाव डालता है। क्या डालता है? दबाव, टू बकल इट्स क्रस्ट। और जो एशिया की पपड़ी है, सरफेस ऑफ द अर्थ, उस पर झुकाव डालता है, उस पर प्रेशर डाल रहा है। एंड फ्रॉम द हिमालयाज, इसी प्रेशर की वजह से हिमालय बना है और धीरे धीरे हिमालय ऊंचा उठता चला जा रहा है, हिमालय बनता चला जा रहा है, उसकी पर्वत श्रृंखलाएं विस्तारित होती चली आ रही। तो ये माना जाता है, जो बच्चे ज्योग्राफी लिए होते हैं उनकी जल्दी समझ में आता है। साइंस वाले बच्चे कोशिश करेंगे, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इधर भी कोई चीज है, इधर भी कोई चीज, दोनों मजबूत है, तो जब दोनों को आप ऐसे से करेंगे ना, तो यहां पर जो बच्चों थोड़ा सा होगा तो ऊपर उठता चला जाएगा, टूटेगा नहीं, ऊपर उठता चला जाएगा। तो उसी से हिमालय बना है। तो कहता है कि भैया इमेजिन कर लो, क्या इमेजिन कर लो कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी लैंड है, जो हमारा भारत है, वो टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स की ओर बढ़ रहा है, उत्तर दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। जिससे क्या है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, वो पूरे एशिया को कसकर दबा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, उसकी जो पपड़ी है, क्रस्ट है, उस पर एक प्रेशर बन रहा है और वो झुक रही है, और जिससे क्या बन रहा है, हिमालयाज बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? हिमालयाज बन रहा है। यस सर जी, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं बच्चों, हिमालय तो बन गया, अब क्या होगा बेटा? कहता है बच्चों साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। यही हाल इसका भी है, नॉर्थ अमेरिका का। जो साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, मूविंग अवे, वो भी अलग हो रहा है, मतलब मूव कर रहा है, हिलडुल कर जा रहा है टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। और ऐसा लग रहा है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक समय में दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज, और इसी की वजह से बच्चों, इसी की वजह से वहां पर एक ड्रैग दर्रा बन गया। पैसेज मीन दर्रा, इसी वजह से वहां पर एक ड्रैग नाम का दर्रा बन गया। टू क्रिएट अ कोल्ड सरकम्पोलर, जिसकी वजह से बच्चों क्या हुआ है, एक ठंडी धारा का निर्माण हुआ है। किसका? ठंडी धारा, सरकम्पोलर, गोइंग अराउंड द पोल, ध्रुव चक्री, जिसकी वजह से पूरे दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर एक ठंडी करंट मींस धारा का निर्माण हुआ है, उस ड्रैग के द्वारा। किसके द्वारा? उस ड्रैग के द्वारा। ठीक है,
कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिज, जो रखती है किसको, अंटार्कटिका को ठंडा, कोल्ड रखती है, जमा हुआ रखती है। डेसोलेट, उसको बिल्कुल निर्जन रखती है, सुनसान, वहां पर कोई जीव जंतु नहीं आ सकते, इतना ठंडा है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और जिसको वो पृथ्वी के सबसे निचले तल पर रखती है, कौन, वो जो बच्चों सरकम्पोलर करंट है, उसकी वजह से वहां का ऐसा क्या हो गया, एनवायरमेंट हो गया। अब बात समझ आई कि अंटार्कटिका इतना ठंडा क्यों है, क्योंकि अंटार्कटिका इतना ठंडा क्यों है कि सारी जो पृथ्वी है वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे को धक्का दे रही है। धक्का देने से कुछ ऐसे चेंजेस हुए नेचर में कि उन्होंने अंटार्कटिका को बिल्कुल क्या कर दिया बच्चों, फ्रिजिड कर दिया। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए इसको, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है वो भी अपनी जगह से हट रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका को ज्वाइन कर लेगा। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, जिसके वजह से ये जो ऐसा कर रहे हैं, इनकी वजह से एक ड्रैक दर्रा बन चुका है वहां पर, टू क्रिएट अ कोल्ड सरकम्पोलर करंट, जिसकी वजह से ध्रुव चक्रीय एक ठंडी धारा का निर्माण हुआ है जो उस दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, और वही धारा अंटार्कटिका को ठंडा रख रही है, अंटार्कटिका को निर्जन स्थान बनाए रख रही है, और अंटार्कटिका को पृथ्वी के सबसे नीचे स्थान पर बनाए हुए है। कौन बच्चों, याद रखिएगा, सरकम्पोलर करंट। फिर कहते हैं बच्चों, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for calculatory and metabolic functions, but also for the imagination. अब राइटर यहां पर कहती है क्या बच्चों, राइटर कहां से आई थी, साउथ से। साउथ में तो सूर्य हमेशा निकलता ही रहता है, वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड तो वहां बहुत कम पड़ती है बच्चों। वही बताती हैं, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे दक्षिण भारतीय सूर्य के पुजारी व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे दक्षिण भारतीय सूर्य के पुजारी व्यक्ति के लिए। भाई दक्षिण भारतीय सूर्य का पुजारी मतलब वहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो वही राइटर कहती हैं क्या, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, फॉर मीन्स के लिए, अ सन वर्शिपिंग एक सूर्य का पुजारी, साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय, लाइक मेरे समान, माई सेल्फ। ठीक है, कहती हैं कि मेरे समान एक सूर्य पुजारी, मेरे समान एक दक्षिण भारतीय सूर्य पुजारी व्यक्ति के लिए, मेरे समान एक दक्षिण सूर्य पुजारी व्यक्ति के लिए क्या, 2 weeks in a place, एक ऐसे स्थान में 2 सप्ताह तक रुकना, वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, जहां पर इस पूरी पृथ्वी का 90% बर्फ स्टोर करके रखा गया है, जहां पर इस पूरी पृथ्वी का 90% बर्फ है, वहां मैं 2 सप्ताह रुकी, इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, यह मुझे बहुत ज्यादा कपा देने वाला था, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, मैं इससे बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा, मुझे यहां बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। उनका कहने का मतलब यह था, इनटू जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, ये केवल किसके लिए था, रक्त संचरण तंत्र के लिए नहीं, एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, ये केवल हमारे शरीर के रिएक्शंस के लिए नहीं, केमिकल्स के लिए नहीं था, बल्कि फॉर द इमेजिनेशन, कल्पना करने के लिए भी। ये काल्पनिक चीजें थी, कल्पना करके ही हालत खराब हो जाती थी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कभी ठंड देखी ना हो, हमेशा उसके सामने सूर्य निकलता हो, सूर्य की पूजा करता हो, 2 सप्ताह तक, 2 हफ्तों तक एक ऐसे स्थान पर रखना जहां पर पूरे अर्थ की 90% बर्फ मौजूद है, और इतनी ज्यादा ठंडी थी, हाड़ कपाऊ ठंडी थी, और ये ठंड केवल मुझे इसलिए नहीं परेशान कर रही थी शारीरिक रूप से कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लड मेरा जाम हो जाएगा, इससे ज्यादा था भैया, शरीर की क्रिया विधि रुक रही थी, साथ साथ सोचने में ही डर लगने लगता था। यह बताना चाहते हैं हमारे राइटर कि ऐसे स्थान पर हम लोग थे भाई। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। अब राइटर बताती हैं, क्या कहती हैं कि इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल, ये ठीक उसी तरह था जैसे एक बहुत बड़े पिंग पोंग बॉल के अंदर कोई घुस जाए, ये ठीक उसी तरह था जैसे बहुत बड़े पिंग पोंग बॉल के अंदर कोई घुस जाए, और डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, और उस पिंग पोंग बॉल के अंदर मानव की कोई चीज ही ना दिखाई दे,
मानव से जो निर्मित चीजें होती हैं बिल्कुल रहित है, मानव से रिलेटेड कोई चीज ही नहीं होती पिंक बॉल के अंदर। ट्रीज, नो ट्रीज, पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। बिलबोर्ड्स, जहां पर हम विज्ञापन पट लगाते हैं, देखा होगा आपने, फ्लैक्स वगैरह लगा करके प्रचार करते हैं लोग, वो भी नहीं वहां दिखाई देता। बिल्डिंग्स की तो बात ही छोड़ दो, ना ही घर। पिंक बॉल एक गोला होता है, जहां पर आप घुस जाते हैं तो वहां पर ह्यूमन मार्कर्स नहीं होते, डिवाइड ऑफ, उनसे वंचित होते हैं। मतलब मानव की बनाई कोई चीज आपको वहां नहीं मिलेगी, ना कोई ट्रीज, ना कोई प्लांट्स, ना कोई बिल्डिंग्स, ना कोई टूल्स, और ना ही कोई वहां पर बिलबोर्ड्स आपको नजर आएंगे। तो ये कहता है कि वहां रहना इसी तरह था, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं, वहां तो केवल बर्फ ही बर्फ थी, ना कोई बिलबोर्ड्स दिखाई दे रहे थे, ना कोई ट्रीज दिखाई दे रही थी, ना कोई बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे थे। आराम से सब लोग वहां पर थे, टेंशन। You lost all earthly sense of perspective and time। देखो क्या कहती हैं हियर, यहां पर, कहा बच्चों, अंटार्कटिका में। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव, कहता है बच्चे आप रिलेटिंग टू डिस्टेंस एंड साइज, आप यहां पर आने के बाद, अंटार्कटिका में आप आने के बाद, पृथ्वी से जो दूरी, पृथ्वी की जो दूरी होती है और उसके जो साइज की बातचीत हम लोग करते हैं वो सब भूल जाते हैं आप। यहां पर ना आपको टाइम पता चलेगा कितना टाइम हो गया है, ना आपको दूरी पता चलेगी कि कौन सा गांव कितनी दूरी, ये तो कहां होता है, पृथ्वी पर, अपने गांव में, घर में। यहां कोई गांव घर ही नहीं है, ना यहां पर कोई शॉप है, तो दूरी का कोई सेंस ही नहीं है। तो राइटर कहती हैं कि यहां आने के बाद आप पृथ्वी से जुड़े दूरी और उससे जुड़े जो समय है वो भूल जाते हैं। ना तो यहां पर आपको टाइम का पता चलता है और ना ही आपको यहां पर दूरी का पता चलता है। The visual scales range from the microscopic to micro, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। ये लाइन देखिए थोड़ा सा अच्छी बेटा, कहते हैं कि द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। यहां पर जो चीजें आपको दिखाई देंगी, बिल्कुल छोटी छोटी चीज लेकर बहुत बड़ी चीजें दिखाई देंगी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी है बहुत छोटी चीजें और बहुत बड़ी चीजें भी यहां पर है। क्या? मिड्स एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। देखो क्या कहती है, कहते हैं माइट्स, माइट्स मतलब बिल्कुल छोटा, जैसे कीड़े मकोड़े मच्छर, ये सब माइट्स, ठीक है। कीड़े मकोड़े मच्छर मधुमक्खी मक्खी और ऐसे कीड़े मकोड़े जो होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते बच्चों, ठीक है। ये छोटे उड़ने वाले कीड़े और यहाँ पर छोटे जीव, इतने छोटे जीव जो आप देख नहीं सकते, वो भी यहाँ पर हैं, मच्छर भी हैं, कीड़े हैं, लेकिन कभी दिखते नहीं। टू ब्लू वेल्स, और बड़े की बात करें तो बड़े बच्चों बड़ी बड़ी वेल मछलियां भी आपको नजर आएंगी। एंड आइसबर्ग्स, आइसबर्ग्स मींस होता है बर्फ की चट्टाने, बर्फ के पर्वत भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बर्फ के पर्वत या बर्फ की चट्टाने। एज बिग एज कंट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी है भैया, देशों के बराबर। कुछ यहां पर पर्वत चट्टाने ऐसी बर्फ की हैं जो देश के बराबर हैं। और इसका एग्जांपल भी दिया है, द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। और अभी तक जो सबसे बड़े बर्फ के पर्वत का रिकॉर्ड है या बर्फ की चट्टान का रिकॉर्ड है बड़ा का, वो बेल्जियम के बराबर है। यहां जो पर्वत चट्टाने हैं बर्फ वाली, अभी तक का जो रिकॉर्ड है बच्चों, बेल्जियम जो कंट्री है ना, उसके बराबर एक वहां पर पर्वत है बर्फ का, उसके बराबर चट्टान है पर्वत की वहां। ये समझ लो, इतने बड़े बड़े पर्वत है वहां पर बर्फ के। Days go on and on in surreal 24 austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet consecrates the place। अब देखो क्या कहता है, डेज गो ऑन, दिन गुजरते चले जाएंगे, दिन चलते ही जाते हैं, दिन कभी खत्म ही नहीं होते वहां। डेज गो ऑन, दिन चलते रहते हैं, दिन कभी खत्म ही नहीं होते हैं। ऑन एंड ऑन, चलते रहते हैं। इन सरियल, सरियल मीन्स बच्चों होता है 24 आवर। ऑस्ट्रियल मीन्स क्या होता है? दक्षिण। सरियल मीन्स बच्चों होता है असंगत दृश्य। यहां पर आपको शाम सुबह समझ में नहीं आएगी। 24 आवर दक्षिण में, कहा 24 आवर दक्षिण में समर लाइट, 24 आवर दक्षिण में आपको 24 घंटे दिन होगा। 24 घंटे का दिन होता है कहां बच्चों? अंटार्कटिका में। राइटर बताना चाहती हैं कि यहां पर दिन चलता ही रहता है, दिन कभी खत्म ही नहीं होता है। जो 24 घंटे का यहां पर दिन होता है वो आपको दिखाई देगा गर्मियों में यहां पर। एंड अ यूबिक्विटस साइलेंस, और कहते हैं कि यहां पर पूरे कॉन्टिनेंट में जहां थे सर्वव्यापक शांति,
कोई चीमी पोपो पीपी नहीं, गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, बस आ रही, कुछ नहीं, सन्नाटा, चारों तरफ शांति रहती है यहां पर। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांस और कैल्विंग आई सीट। हाँ, कभी कभी वो शांति भंग होती है। इंटरप्टेड मीन्स भंग होना, टूटना। जो वहां की शांति है, जो खामोशी है, वो कभी कभी बच्चों भंग होती है। कब भंग होती है? जब हिमस्खलन होता है। एवलांस मीन्स हिमस्खलन, बड़ी बड़ी जो बर्फ की चट्टानें जब वो टूटती हैं तो उनसे आवाज आती है। अ कैल्विंग आइस शीट, कभी कभी बच्चों क्या होता है, ब्रेकिंग अप ग्लेशियर, जो ग्लेशियर है, जो पिंड है किसके बच्चों, बर्फ के, वो एक दूसरे के ऊपर टूटते हैं, गिरते हैं, तो उनकी भी आवाज आती है। और ऐसा कहते हैं कंक्रीट्स द प्लेस, और ऐसे स्थान को पवित्र करते हैं। क्या करते हैं? वो पवित्र करते हैं कि आवाज तो कम से कम आई, नहीं तो वहां तो आवाज सुनना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये बात पता चली कि सर अंटार्कटिका में 24 घंटे का दिन होता है, दिन चलते रहते हैं। साउथ में है अंटार्कटिका, तो वहां पर दिन 24 घंटे के होते हैं। वहां पर सर्वव्यापक शांति होती है, कोई शोरगुल नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जब चट्टानें टूटती हैं, टूट करके नीचे गिरती हैं, तो वहां पर शोरगुल थोड़ा होता है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा होने से उस स्थान को ये क्या करती हैं, पवित्र करती हैं। ऐसा अच्छा माना जाता है वहां के लिए। नेक्स्ट बच्चों, it's an immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history, and for humans the prognosis isn't good। अब देखो क्या कहते हैं, it is an immersion means होता है तल्लीनता, बहुत गहराई जब आप सोचते हैं। दैट विल फोर्स यू, इस तरह से जब आप बड़ी गहराई से सोचते हैं, जब इन सब चीजों को देखते हैं बड़ी तल्लीनता से, दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ, तो यह स्थान तुम्हें खुद से फोर्स करेगा, यह स्थान तुम्हें खुद से बाध्य करेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि जो इस भूविज्ञान संबंधी पृथ्वी का जो इतिहास है उससे जुड़ने के लिए। अगर आप यहां आते हैं एक बार, तो आपका दिल खुद आपको बाध्य करेगा कि आप पृथ्वी की जो भू विज्ञान संबंधी इतिहास है उससे आप जुड़ें, उसको आप जानें। एंड फॉर ह्यूमंस, और जो ह्यूमंस होते हैं, जो मानव होते हैं, द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, उनके लिए बच्चों पूर्वानुमान लगाना अच्छा नहीं। आप पूर्वानुमान मत लगाइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए पूर्वानुमान अच्छा नहीं होता है। आप जुड़िए, काम करिए और आगे बढ़िए। एक बार सारे बच्चे बता दें जरा, यहां तक क्लियर है बेटा? समझ सकता हूं थोड़ा चैप्टर आपको लग रहा होगा कि सर डिफिकल्ट है, बोरिंग भी हो सकता लग रहा हो, लेकिन ये स्टोरी अच्छी है, चैप्टर बढ़िया है, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर जरूर आएगा, इसीलिए मैंने इसे पूरा पढ़ाने का फैसला लिया है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए, इसे भूलना नहीं। ये बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड के लिए है, और इसे आपको भूलना नहीं है। मैंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट चैप्टर से भूलना नहीं। दिल फेंक करके मारो। अच्छा, एक बार अगर यहां तक सारी चीजें समझ आ गई हो, दिल फेंक करके मारो। तिशानी दोषी ने अपनी यात्रा कैसे स्टार्ट की, किस शिप पर स्टार्ट की, किसके साथ गई, ठीक, ये हो गया। इसके बाद वो जब वहां पहुंचती तो कैसा फील होता है, वहां पहुंचने के बाद अंटार्कटिका के साइड को कैसे एक्सप्रेस करती हैं, वहां दिन कैसा रहता है, गोंडवाना कैसा था, क्या हो गया, क्या बदला, ये सब चीजें आपने अभी तक पढ़ी। दिल फेंक करके मारो तो जाने, क्या फेंक करके मारना है, दिल। तो वही गाना चलेगा अभी, क्या दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, हाय हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो। चलो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ना 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 बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पर, दैट इज ह्यूमन इंपैक्ट। ह्यूमन इंपैक्ट की बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे, ह्यूमन इंपैक्ट, मानव का प्रभाव। इंपैक्ट मींस क्या होता है, प्रभाव। मानव का प्रभाव क्या पड़ा है बच्चों, किस पर, अपनी अर्थ पर, इस ग्लोब पर मानव का प्रभाव क्या पड़ा है, जानेंगे आप लोग। चलिए बता देते हैं आपको, थोड़ा सा टाइम और लेंगे, ज्यादा नहीं, फिर कल डिस्कस करेंगे। 15 मिनट्स और पढ़ा दें बस, इसके बाद छुट्टी कर देंगे, ताकि दूसरी क्लास के लिए बिल्कुल रेडी रहें, अटेंटिव रहें। ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेने का, रिलैक्स। क्या कहता है बच्चों, कहता है ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री, पैल्ट्री बोलिए या पाल्ट्री बोलिए बच्चों इसको,
12,000 years, barely a few seconds on the जियोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, राइटर क्या कहती हैं बच्चों, जियोलॉजिकल क्लॉक समझते हैं। कहती हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस, मानव सभ्यताएं जो हैं, कई सारी मानव सभ्यताएं अपने हुई हैं। ठीक है, हड़प्पा की मानव सभ्यता हुई, फिर अलग अलग करके तो ही बोलते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पैल्ट्री 12 ईयर्स। कहता है कि जो मानव सभ्यताएं हैं वो अभी इस ग्लोब में ज्यादा दिन आए नहीं हुए हैं। जो हमारी मानव सभ्यताएं हैं उसे पृथ्वी में आए ज्यादा दिन नहीं, बिल्कुल नगण्य है। 12,000 साल पहले, ये सब लगभग 12,000 साल पहले ही आए थे। अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। अगर भूगर्भीय, किसकी बच्चों, अगर भूगर्भीय घड़ी की बात की जाए तो भूगर्भीय घड़ी में ये बिल्कुल कुछ सेकंड की ही बात है। राइटर कहती हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को आए हुए कितने साल हो गए हैं, 12,000 साल। लेकिन अगर इन 12,000 सालों की हम बात करें किसके लिए, भूगर्भीय घड़ी के उसमें बात करेंगे, तो ये भूगर्भीय घड़ी में कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, मतलब इनका समय बहुत कम हुआ है। तो राइटर ये कहती हैं कि भले ही 12,000 साल हो गए हैं सभ्यताओं को पृथ्वी पर आए हुए, लेकिन अगर पूरे पृथ्वी की बात की जाए तो ये बिल्कुल नाम मात्र है, अभी ज्यादा समय इन सभ्यताओं को आए हुए नहीं हुआ है, ये बोलती हैं। और कहते हैं इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने छोटे समय में, इतने छोटे समय के अंदर, या इतने कम समय के अंदर, इतने कम समय में क्या किया है, वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रक्स। यही तो गड़बड़ है। रक्स मीन्स क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस, उथल पुथल। वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रक्स, हमने इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दी है। इतने कम समय में ही हमने इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाई है। एचिंग मीन्स बच्चों क्या होता है, निर्धारण, और हमने पृथ्वी पर अपने अनुसार निर्धारण किया है। डोमिनेंस ओवर नेचर, हमने अपनी प्रकृति पर प्रबलता दिखाई है, उस पर प्रहार किया, उसको दबाने की कोशिश की है। विथ आवर विलेजेस, अपने गांवों को बनाकर, टाउन्स, अपने कस्बों को बनाकर, सिटीज, अपने शहरों को बनाकर, मेगा सिटीज, अपने महानगरों को बनाकर। तो राइटर कहती हैं कि अभी इस पृथ्वी पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत दिन नहीं बीते हैं, लेकिन इतने कम दिनों में ही हमने इस पृथ्वी में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दी है। हमने इस पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमने अपनी प्रकृति पर अपना दबाव बनाया है, अपने गांवों को बसाकर, अपने शहरों को बसाकर, अपने महानगरों को बसाकर, अपने कस्बों को बसाकर। जब हमने ये सब काम किए हैं तो इसमें हमने बहुत सारे गलत काम किए हैं। जंगलों को काटना, नदियों को कम करना, तालाबों को पाटना, इस तरह के बहुत सारे गलत काम करने के बाद हमने अपने सिटीज, टाउन्स, विलेजेस और मेगा सिटीज तैयार किए हैं। ये गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए हम लोगों को। और क्या कहती है, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे बड़ी बच्चों प्रॉब्लम अपनी कंट्री में यही है, पूरी कंट्री में नहीं, पूरी लैंड में। क्या कहते हैं, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर क्या कहती है राइटर, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, बड़ी तेजी से जो मानवों की जनसंख्या बढ़ी है, बड़ी तेजी से जो मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ी है, हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। उसने हमें मजबूर कर दिया है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके लिए हमें दूसरी प्रजातियों से भी लड़ाई लड़नी पड़ी है। ठीक है, सीमित संसाधनों के लिए इस जनसंख्या ने मजबूर कर दिया, सीमित संसाधनों के लिए हमें दूसरी प्रजातियों से भी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इसका मीनिंग यह है कि जब हमारे पास बच्चों जनसंख्या बढ़ी तो हमें घर बढ़ाने पड़े, तो उसमें हमने जंगलों को काट दिया, उनमें बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, वो मर गए, उनका एक्सटिंक्शन हो गया, विलोप हो गए, वो गायब हो गए। तो उससे क्या हुआ, हमने उनसे लड़ाई लड़ी, अब वो लोग गए तो उनका असर भी तो होगा कहीं ना कहीं। अब जैसे मान लो हमारी पृथ्वी पर सांप ही सांप हो जाए, कहीं सांप ही सांप हो जाए तो क्या होगा, चल पाएगी पृथ्वी? नहीं चल पाएगी। सांप को खाने वाले नेवले ही ना रहे। तो हर प्रकृति ने सबके खाने का सिस्टम सेट किया, कोई काम ज्यादा कोई काम कम नहीं, सब बराबर। लेकिन हमने क्या किया पृथ्वी पर, हमने अपने अनुरूप सब चीजों को चेंज कर दिया। लाइट बना ली, एसी बना ली, फ्रिज बना लिया, कूलर बना, रात दिन एसी चलता है। अब हर घर में एसी लगा है बच्चों, तो गर्मी तो बढ़ेगी ना। बारिश तो हो रही, ग्लोबल वार्मिंग है, बिल्कुल है। और इसका दोषी कौन है, हम और आप।
बारिश कहीं इतनी हो रही है, बाढ़ आ रही, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा है। इसका दोषी कौन है? हम और आप पहले छोटे रहे होंगे, आप खुद देखेंगे अपने गांव के आसपास या शहर में कितने बच्चों आपको वृक्ष दिखाई देते थे, कितने पेड़ दिखाई देते थे। लेकिन आज स्थिति क्या है? पेड़ ही नहीं, वृक्ष ही नहीं, सब गायब है। इनका दोषी कौन? मैं और आप दोनों लोग हैं। तो वही कहती हैं राइटर। और क्या कहती भाई? द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world which average global temperature। अब देखो ध्यान से, कहता है बच्चों एंड द अनमिटिगेटेड मतलब कभी न कम होने वाला, और कभी न कम होने वाले जो जीवाश्म ईंधन है, कभी न कम होने वाला जीवाश्म ईंधन जिसे हम लगातार जला रहे हैं, कभी न कम होने वाला जो जीवाश्म ईंधन अपने यहाँ है जिसे हम लगातार जला रहे हैं, उसके जलाने से क्या हुआ? इस पूरे पृथ्वी के चारों ओर एक कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट बन गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंबल बन गया बेटा। विच एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों? जो हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है, तापमान वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, डे बाई डे बढ़ रहा है बच्चों। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। राइटर ये भी कहती है बच्चों क्या कि क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम, हमारे समय की पर्यावरणीय सबसे ज्यादा विवादग्रस्त अगर कोई विवाद है तो बच्चों क्या है? क्लाइमेट चेंज। हमारे समय में सबसे ज्यादा विवाद किस चीज को लेकर है बच्चों? क्लाइमेट चेंज को लेकर है। कितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ क्यों है? ये सबसे ज्यादा बच्चों विवाद का विषय है, इस पर बहस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? राइटर पूछ रही है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो जो पश्चिम का अंटार्कटिक क्षेत्र है, जहां पर पश्चिम में अंटार्कटिक बर्फ की चट्टानें हैं, क्या वो पिघल जाएंगी पूरी तरह से? अगर इसी तरह पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता रहा, क्लाइमेट चेंज होती रही, तो क्या जो वेस्ट अंटार्कटिक की आइस शीट हैं वो पूरी तरह से पिघल जाएंगी? सोचो मन में। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड? और कहते हैं बच्चों क्या कि जो गल्फ स्ट्रीम ओशियन है, जो खाड़ी में जो हमारे समुद्र हैं, वहां की जो धाराएं हैं, क्या वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगी? विघटित हो जाएंगी, पूरी तरह से टूट जाएंगी, धाराएं कम हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या इस तरह से संसार का अंत हो जाएगा जैसा हम जानते हैं? हमें यही बताया गया ना कि संसार का अंत ग्लेशियर पिघलने से होगा। तो अंटार्कटिका की शीट पिघलेगी, ग्लेशियर सारे पिघलेंगे, वाटर लेवल बढ़ेगा, सब लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो वही कह रहे हैं राइटर, क्या संसार का अंत इसी तरह होगा जैसा हम जानते हैं, ग्लेशियर पिघलने से? मे बी हो भी सकता है, मे बी नॉट, नहीं भी हो सकता। बिल्कुल सही है। अगर हम सुधरेंगे नहीं तो पक्का इसे निपटेंगे सब, ये समझ लीजिए। ईदर वे अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। वैसे अगर मैं बात कहूं इस तरह से, अंटार्कटिका एक वाद विवाद का सबसे प्रमुख तत्व है। अगर आप इन सब के बारे में वाद विवाद करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर के बारे में, ब्लैंकेट के बारे में, स्ट्रीम के बारे में, करंट के बारे में, तो इसका सबसे अच्छा प्लेस कौन सा है बच्चों? अंटार्कटिका। ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड। ये ऐसा इसलिए नहीं कि केवल संसार में ये एक ऐसा स्थान अकेला है, विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन population and therefore remains relatively pristine in this respect but more importantly राइटर कहती है कि मैं केवल इसलिए नहीं कह रही हूं कि अंटार्कटिका इसके लिए बेस्ट प्लेस है क्योंकि यहां पर कोई मानव कभी गया नहीं, यहां पर ये हमेशा से स्वच्छ बना रहा है, इसलिए कहती हूं कि ये बहुत ज्यादा स्वच्छ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इट्स लेयर्स ऑफ आइस। इसलिए अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को जानने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बेटा क्या है? आइस कोर्स। आइस कोर्स मींस होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ आइस,
मतलब बर्फ का मध्य का हिस्सा, जो बर्फ के मध्य का हिस्सा है कितना पुराना है बच्चों, 500,000 ईयर ओल्ड पुराना बर्फ के हिस्से यहां पर हैं। और यहां पर जो कार्बन रिकॉर्ड्स है, जो कोयले के रिकॉर्ड्स हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं इसके बर्फ की लेयर के अंदर। If we want to study and examine the Earth's past, अगर आप पृथ्वी के भूतकाल के बारे में जानना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, प्रेजेंट पृथ्वी के वर्तमान का अध्ययन करना चाहते हैं, पृथ्वी के वर्तमान समय के बारे में जानना चाहते हैं, एंड फ्यूचर और पृथ्वी के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो सबसे बेस्ट प्लेस अंटार्कटिका है, वहां आप जाइए, वहां से आप पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बच्चों जान सकते हैं। Students on ice, the program I was working with, ठीक है, on the Sokalski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। अब राइटर बताती है, तो बता दिया अंटार्कटिका के बारे में, सारी कहानी बता दी। अंटार्कटिका कैसा था, किस लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन्होंने वहां पर जाकर के फील किया, बताया, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो आने वाले समय प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या कहती हैं कि जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का मोटिव क्या था ये बताएंगी। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम, जो कार्यक्रम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर विद्यार्थी, आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सोकाल्स्की, मैं भी उस प्रोग्राम का हिस्सा थी, मैं भी उनके साथ सोकाल्स्की में काम कर रही थी। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसका बच्चों जो मुख्य एम था, मुख्य एम इस प्रोग्राम का ये था कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, 11th पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं, उनको संसार के अलग अलग एंड्स पर ले जाना था, प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। और उन बच्चों को कैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना था बच्चों, एजुकेशनल, शैक्षिक, उनको बच्चों शैक्षिक क्या बोलते हैं बेटा, हाँ, उन्हें क्या प्रोवाइड कर, शैक्षिक अपॉर्चुनिटीज, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी, अवसर, हाँ, उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करना था, जिन अवसरों से वो अपने आप को इंस्पायर कर सके, अपने आप को प्रेरणा दे सकें, विच विल हेल्प देम, जो उनकी मदद करेगी आगे चल के, किसके लिए, फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई लाइफ को प्रोत्साहित करने के लिए, एक नई चीज के समझने में उनको प्रोत्साहित करती थी, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, और ये उनको समझाती थी कि हम अपने प्लैनेट की रिस्पेक्ट करें, अपने अर्थ की हम क्या करें बच्चों, रिस्पेक्ट करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। ठीक है, तो यहां पर राइटर बताती हैं कि जो प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आईएएस, उसमें मैं भी थी, मैं काम कर रही थी। मुख्य रूप से उसका काम यह था कि जो क्लास 10th के बच्चे थे, 9th के, 11th के, 12th के, उनको पृथ्वी के अलग अलग एंड्स पर ले जाया जाता था, वहां पर उनको आने वाली टाइम के बारे में प्रोत्साहित किया जाता था, और उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी कि आप यहां पर रहें और आने वाले टाइम के बारे में सीखें और इस पृथ्वी के बारे में कुछ अच्छा करें, इसके लिए उन्हें वहां लेकर के जाया जाता था। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और कहता है कि बच्चों ये जो काम था ना, कौन सा, स्टूडेंट ऑन आइस वाला जो काम था, स्टूडेंट ऑन आइस, ये कार्यक्रम 6 साल से चल रहा है, ये कार्यक्रम 6 साल से चालू है। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और अब ये प्रोग्राम 6 साल से चल रहा है। हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और इसको चालू करने वाले कौन थे, एक कनाडा व्यक्ति था जिसका नाम था जियोफ ग्रीन, एक कैनेडियन व्यक्ति थे जिसका नेम था जियोफ ग्रीन, वो इस प्रोग्राम के फाउंडर थे, संचालक थे। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स। पहले क्या करते थे, ये किसको ले जाते थे, जो बड़े आदमी होते थे, बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज जो फेमस लोग थे, उनको इस कार्यक्रम में ले जाते थे, एंड रिटायर्ड जो कर्मचारी थे, अमीर जो लोग थे, क्यूरियोसिटी सीकर्स, बहुत ज्यादा नई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे, उनको लेकर के जाते थे। हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, लेकिन उनका दिमाग कितना ज्यादा नहीं चलता था, जब वो वापस जाते थे तो वो कुछ ही चीजें उनको वापस करते थे, कुछ ही चीजों की समझ उनके अंदर होती थी, तो इनको ले जाकर के थक चुके थे। कौन,
कैनेडियन जी ऑफ ग्रीन कहते नहीं, हु गॉट टायर्ड, वो थक चुके थे, किसको, कार्टिंग सेलिब्रिटीज, फेमस लोगों को वहां ले जा करके, अमीर लोगों को वहां ले जा करके, रिटायर्ड लोगों को वहां ले जा करके, क्यूरियोसिटी सीकर्स को वहां ले जा करके थक चुके थे, क्योंकि इनसे कुछ ज्यादा फायदा जी ऑफ ग्रीन को नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, with students on ice he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। जो जियोफ ग्रीन थे वो बहुत एम्बिशियस व्यक्ति थे। वो क्या चाहते थे, विथ स्टूडेंट ऑन आइस, जब वो विद्यार्थियों के साथ उस प्रोग्राम में गए, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स लाइफ चेंज एक्सपीरियंस। वो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ऑफर किया किसको, फ्यूचर जनरेशन, विद्यार्थियों को ऑफर किया कि यही लोग आगे चल करके पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, नई नई नीतियां बनाएंगे, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस करेंगे, ये लोग अपने आप को अनुभव करेंगे एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, और उनकी एज ऐसी है जो हर एक चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि जो बच्चे हैं आगे चल करके काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे, इस पृथ्वी के लिए। तो बच्चों को ले चलते हैं। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। अब बच्चों क्या कहते हैं, कहते हैं द रीजन, यही कारण था, द प्रोग्राम हैड बीन सो सक्सेसफुल, ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा सफल रहा, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, क्योंकि उस समय बिल्कुल असंभव था साउथ पोल के पास जाना, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और ये किसी तरह से प्रभावित भी नहीं हुआ। इट इज इजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। राइटर कहती है इट इज इजी, ये बहुत सरल है, बहुत साधारण चीज है, टू बी ब्लेस, ब्लेस मींस होता है उदय सीन, अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग। जब आप किसी न्यूज में सुनते हैं, घर में बैठे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं और सुनते हैं कि जो आइस कैप है, जो बर्फ की चादरें हैं, जो बर्फ के पर्वत हैं, बर्फ की चट्टानें हैं, वो पिघल रही हैं। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में आप बैठे हैं, सोच रहे हैं कहां से, जहां से आपका देशांतर विस्तार है। लैटिट्यूड मींस होता है बच्चों अक्षांशी विस्तार, लॉन्गिट्यूड मींस होता है बच्चों देशांतर दिखाएं। मतलब जहां जहां आप अपने शहर में बैठे हैं आराम से, टीवी में कोई न्यूज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई पिघल रही, कोई चट्टान ये हो रहा है, तो ये बहुत आसान है, बढ़िया लगता है वहां सोचना कि अरे ठीक है। बट लेकिन व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। टीवी में देख लिया तो लगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, पढ़ लिया तो लगा बढ़ गई, ये लगा वो लगा, सर्दी ठीक है, पिघल रहे हैं, तो ऐसा मजा नहीं आती, फील नहीं आती। लेकिन when you can visibly see, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं रिट्रीटिंग, वो पीछे हट रहे हैं, ग्लेशियर्स अपने स्थान को छोड़ करके पीछे हट रहे हैं, एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, और जो बच्चों बड़े बड़े हिम शिखर हैं वो ढह रहे हैं, गिर रहे हैं, बड़े बड़े पर्वत जो है बर्फ के वो गिर रहे हैं, बर्फ की चट्टानें टूट करके गिर रही हैं, तो यू बिगिन टू रियलाइज, तो आपको महसूस होने लगता है दैट की द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि जो बार बार ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट दी जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का भय है, वास्तव में वो सच है। क्यों, ये आपको कहां मिलेगा देखने को, आप एक बार अंटार्कटिका जाइए, वहां जब आप देखें किस तरह से वहां से मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर, तो आपको लगेगा यार वाकई में बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, गर्मी बढ़ गई। जैसे रिसेंटली अभी ने आपने सुना होगा अमरनाथ बाबा की यात्रा, अमरनाथ बाबा की यात्रा में क्या इस बार 6 दिन में शिवलिंग गायब हो गया, 5 दिन में, क्यों, गर्मी की वजह से। अब बहुत लोग कहेंगे भगवान गुस्सा है, नहीं, आपने वहां इतनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ा दी हैं, इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया है कि वो शिवलिंग कहां से रह पाएगी बच्चे। वहां ट्रक जा रहे हैं, वहां जनरेटर स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पर घोड़े जा, मतलब कि इतनी भीड़ हो गई है, भीड़ से भी तो गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस तो पिघलेगी ना, तो ये खतरा है। आप 6000 5000 लोग भेजो, पहले पगडंडी थी, रास्ता कठिन था, कम लोग जाते थे, ट्रक नहीं थी, बस नहीं थी, कार नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, भीड़ नहीं थी, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता था। 20-20 30-30 दिन तक बर्फानी बाबा हमारे बन रहते, आराम से बैठे रहते थे, हलो हाय करते थे, सबको दर्शन देते रहते थे। तो बेटा भोले बाबा ही बर्फ हैं, अब बर्फ ही भोले बाबा हैं। अगर बर्फ पिघलेगी तो भोले बाबा को टेंशन होगी, और जब भोले बाबा को टेंशन होगी तो विनाश करेंगे। ठीक है,
अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं, क्या बच्चों आगे चलते हैं। कहते हैं बेटा अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। राइटर कहती हैं बच्चों अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका का बच्चों जो क्या है परिस्थितिकी है वो बहुत साधारण है, क्योंकि अंटार्कटिका का परिस्थितिकीय तंत्र बहुत साधारण है और वहां पर बायोडाइवर्सिटी की कमी है। लैक मीन्स कमी किसकी, जैव विविधता की, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरमेंट, और ये एक ऐसा स्थान है जहां से आप ये तुरंत पता लगा सकते हैं, जहां से आप ये तुरंत पता लगा सकते हैं कि छोटे छोटे परिवर्तन इस एनवायरमेंट में, इस पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन कैसे बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया ला सकते हैं या कैसे बड़े बड़े रिजल्ट ला सकते हैं, कैसे बड़े बड़े परिणाम दे सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें किसकी, सबसे छोटे वेरी स्मॉल कौन, फ्लाइटोप्लैंक्टन एक बच्चों घास होती है जो समुद्र में पाई जाती है, उसकी बात करते हैं। दोज ग्रासेस ऑफ द सी, ये घासें समुद्र में पाई जाती हैं। दैट नरिश एंड सस्टेन द इंटायर सदर्न ओशियंस फूड चेन, और ये दक्षिणी महासागर में जितने जीव जंतु रहते हैं उन सब के लिए भोजन है, पूरे दक्षिणी महासागर के जीव जंतुओं के लिए ये भोजन का काम करती हैं। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी, ये एक कोशिकीय घास होती है और ये खाना बनाने में, भोजन पकाने में सूर्य की रोशनी का यूज करती है, उससे क्या लेती एनर्जी। एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और कहता है बच्चों इसके बाद सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन, ये कार्बन को डाइजेस्ट करने के लिए सूर्य की एनर्जी लेती है, एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बनाती है किसके लिए बच्चों, जीवों के लिए। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle। अब जो हमारे बच्चों इस तरह घास देख रहे हैं होती है, इसमें सब जीव जंतु अपना खाना पीना खाते रहते हैं, तो उनको मिल जाता है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो जो साइंटिस्ट हमारे हैं, जो वैज्ञानिक, वो कहते हैं वार्न, चेतावनी देते हैं, हमारे वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, अगर हमारी ओजोन लेयर में क्या हुई, कमजोर हुई, आगे चल करके हमारी जो ओजोन परत है अगर उसमें डिप्लेशन, उसका ह्रास हुआ तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो वो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज पर भी प्रभाव डालेगी। मतलब फाइटोप्लैंक्टन लोगों का भोजन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, जो जो चीजें उसे चाहिए इतनी मात्रा में वो उसे नहीं मिल पाएंगी। विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल्स, जिसकी वजह से जितने समुद्री जीव हैं उन सब के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। चिड़िया जो है वहां पर, जो पक्षी हैं आसपास के, उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो हमारा ग्लोबल कार्बन साइकिल है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. यहां पर एक कहानी की बात कहती है राइटर, कहती है इन द पैराबल मीन्स होता है स्टोरी विथ अ मॉरल, एक शिक्षा जो देती है, मोरल देती है, कहानी से कुछ सीख मिलती है। तो इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, जो ये बच्चों फाइटोप्लैंक्टन नाम की घास है, ये हमें एक शिक्षा देती है, ये समझाती है देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, कि इसमें बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं और ये हमें बताती है, उस कहानी में सीख छिपी है और बताती है कहानी किसी क्या, कि अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप पहले छोटे छोटे कार्यों को अच्छा करते हैं तो बड़े कार्य ऑटोमेटिक आपके सही होने लगते हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे कल, वॉक ऑन द ओशियन, ये लास्ट है, और इसके बाद बच्चों हम आपको कराएंगे क्वेश्चन और आंसर। क्या कराएंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है कल मैं आपसे पूछूं तो आपको ये बताना पड़ेगा।
ठीक है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बच्चों, क्लास को इतना ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए। काफी टाइम ले लिया लेकिन चैप्टर अच्छा था। क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि थर्ड मंथली एग्जाम आपके स्कूल में कब से है, क्योंकि अपना तो बच्चों सिलेबस सबसे आगे चल रहा है। क्यों भाई, एक भी क्लास कैंसिल हुई? नो सर, कैंसिल हुई भी होगी तो सर के थ्रू नहीं, कोई जरूरी काम आ गया होगा तभी। मैं मन से क्लास कैंसिल नहीं करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं, मान लो बीमार हो जाऊं, चल ना पाऊं तो बात अलग की है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, ऑल इज क्लियर है? सब कुछ क्लियर होगा? प्लीज एक बार इसका रिवीजन जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में और इस चैप्टर को करेंगे बच्चों कंप्लीट। तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, चाचा, बाय बाय, टेक केयर। हमेशा इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, पढ़ते रहें और अपनी